एफिशिएंसी ऑफ वर्क इज द कॉल, यानी कि काम करने की क्षमता को, दक्षता को हम क्या कहते हैं? स्किल कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, टाइम कहते हैं, या फिर आपका एटीट्यूड क्या होता है? कार्य करने की दक्षता को या फिर एफिशिएंसी को क्या कहते हैं हम? क्या होगा इसका? सर कौशल, स्किल, कौशल्य। हाँ, तो कार्य करने की जो कार्य करने की जो हमारी स्किल होती है, सॉरी, जो कार्य करने की हमारी जो एफिशिएंसी होती है, हम उससे क्या कहते हैं? स्किल कहते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है? मिनिमम टाइम होता है और मैक्सिमम वर्कमैनशिप होता है हमारा, ठीक है। कार्य कौशल हमारा मैक्सिमम होता है और जो हमारा टाइम होता है, टाइम हमारा मिनिमम होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ही आ रहा है कि हाँ, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके कि व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट इसमें से कौन सा होगा आपका? ट्रेनिज और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप होता है, या फिर आपका कंटेंट होगा, या फिर टीचिंग एड, या फिर टीचिंग इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे बेस्ट एलिमेंट क्या होता है टीचिंग के लिए? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। हाँ, तो इसमें क्या होगा आपका? इसका हो जाएगा आपका जो ट्रेनिज है और जो स्टूडेंट है, ठीक है, इनका रिलेशनशिप सबसे बेस्ट एलिमेंट होता है टीचिंग के लिए। इसके बाद ही अगर बात करेंगे, और तो इसलिए हमने ये देखा था कि हमें टीचिंग के 3 चीज की जरूरत होता है। एक होता है टीचर, एक हो गया ट्रेनिज, और तीसरा होता है आपका कंटेंट, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है वो कंटेंट। तीनों चीज रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले 2 चीज हमें क्या चाहिए? ट्रेनिज और टीचर का रिलेशनशिप। तीसरा कंटेंट क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है, ठीक है। तो दूसरे का क्या हो जाएगा आपका? दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि फैमिली मीन्स, फैमिली इज द मीन्स, यानी फैमिली से हमें कैसे एजुकेशन मिलता है? हमें फॉर्मल मिलता है, इनफॉर्मल एजुकेशन मिलता है, या फिर नॉन इनफॉर्मल मिलता है, या डिस्टेंस एजुकेशन मिलता है? तो फैमिली से हमें किस टाइप का एजुकेशन मिलता है? फॉर्मल सर। हाँ, तो फैमिली से हमें क्या मिलता है? फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, फॉर्मल, फैमिली इनफॉर्मल सर। फैमिली से हमें मिलता है इनफॉर्मल, और हमें स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट वगैरह से क्या मिलता है? हमें फॉर्मल से मिलती है। हाँ, तो हमें वहां से फॉर्मल से मिलता है एजुकेशन। जो हमारी फैमिली यहाँ से मिलता है, हमें इनफॉर्मल एजुकेशन मिलता है यहाँ पर। हाँ सर। फिर अगला क्वेश्चन ये आपका कि इसमें, हाँ, इसमें से ये बताया किसी ऑर्गेनाइजर के द्वारा, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजर के द्वारा यूजफुल फॉर मीनिंगफुल लर्निंग डिस्कस्ड बाय द ऑब्जर्वर, यानी कि जो आपका ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, आपको सिखाने के लिए कौन सा मेथड ज्यादातर यूज करेगा, उपयोगी होगा? आपका एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज, या फिर आपका एक्टिव ऑर्गेनाइज, या फिर एडवांस ऑर्गेनाइजर, या फिर आपका सुपर एडवांस ऑर्गेनाइजर? तो क्या होगा इसमें? क्या हो सकता है इसका? जो ऑर्गेनाइजर है आपका, ठीक है, तो कैसे आपको बेस्ट तरीके से सिखा सकते हैं आपको? एक्स्ट्रा से, एक्टिव से, फिर आपका एडवांस से, या फिर आपका सुपर एडवांस ऑर्गेनाइजर से? क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर, ठीक है। किसकी बात कर रही है? आपका ऑर्गेनाइजर किसमें करेगा? एडवांस ऑर्गेनाइजर में, ठीक है। जिससे अगर कोई नहीं बोलना तो आप मैसेज बॉक्स में जवाब दे सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये आपका कि जब हम पढ़ते हैं ना प्रिंसिपल, जो हमारे टीचिंग के जो प्रिंसिपल अलग अलग होते हैं, इसमें से आपको ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको ये कहता है कि जो छात्र जो पहले से जानता है, ठीक है, उसको बेसिक बनाकर, जो छात्र जानता है उसको आधार बनाकर, उसको एक तरह से आधार बनाकर क्या करना है? अज्ञात चीजों को, जो उसे नहीं जानता है, उस चीजों को बताना होता है। किसमें होता है? नाउन टू नाउन में होता है आपका, जनरल टू पार्टिकल में होता है आपका, साइकोलॉजी टू लॉजिकल में होता है, या फिर इजी टू हार्ड में होता है। किसमें होता है? कि जो बच्चा जानता है उसको आधार बना के जो चीज नहीं जानता उसको बताया जाता है। किसमें होता है? ये कौन से प्रिंसिपल में होता है आपको? ये हो जाएगा। ए सर, फॉर्मल नाउन टू अनाउन। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी प्रॉपर? आ रही है सर। आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बोलता रहे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ये प्रिंसिपल अभी हम पढ़ेंगे अगले वाले लेक्चर में, जो सेकंड चैप्टर है उसमें आपके प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। तो आपका कौन सा ऐसे प्रिंसिपल है जो आप जानते हो उसको आधार बना के, जो आप नहीं जानते हो उसको समझाया जाता है, उसको जानकारी दिया जाता है। तो ये होता है आपका नाउन टू अननाउन। जो चीज आप जानते हो, ठीक है, उसको आधार बना के जो चीज आप नहीं जानते हो उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है, ठीक है। ठीक, इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। हाँ,
अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, पांचवा पांचवा क्वेश्चन, ये नंबर तो नहीं है इसका। ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि अच्छे, इट इज द क्वालिटी ऑफ द गुड टीचर, यानी कि जो टीचर है आपका या फिर जो इंस्ट्रक्टर है उसके लिए बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? क्या उसे भावनाओं को कंट्रोल करना चाहिए, उसे सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, या फिर वो एक तरह से फिजिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए उसका, या फिर आपका सेंस कॉमर्स उसका बेस्ट होना चाहिए? तो क्या चीज बेस्ट टीचर, आप इंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, तो आपके लिए अगर क्या कहेंगे आपकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, किस चीज में होनी चाहिए? गुड कमांड ओवर द सब्जेक्ट। What the subject? क्या आ जाएगा इसको? तो जी, सबसे सर। पहला तो यही है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो अपने ट्रेनिज को, अगर आपके बारे में उसके बारे में आपको नॉलेज, हाँ, अगर आपका नॉलेज ही नहीं है उस सब्जेक्ट के बारे में, तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से पढ़ाने की कोशिश तो करोगे, पर ये भी हो सकता है कि आप उस चीज को गलत बता दो। क्यों? क्योंकि आप एक सब्जेक्ट आप उसको पढ़ा रहे हो, आपको उसी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो अब आप अपने भावनाओं पे, अपने इमोशनल पे, अपने होमवर्क पे, अपनी स्ट्रेंथ पे कैसे कंट्रोल करोगे? तो सबसे मेन क्वालिटी होती है कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद ही आप कुछ करोगे, ठीक है। सबसे बेस्ट है कि आप जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, उसके बारे में आपको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए, उसकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस यस सर। सर। हाँ, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि आप मान लो एक टीचर हो, ठीक है, आप अपने आप को एक टीचर के रूप में कैसे तैयार करोगे? आप अपने चाहते हो कि आप इंस्ट्रक्टर बनो, तो आप कैसे तैयार करोगे? आप एक तरह से कॉन्फिडेंशियली करोगे, आप निष्ठावान करोगे, या फिर फैशन के साथ करोगे, जी, या फिर सर। ट्रेडिशनल, ठीक है, तो आप अपने आप को कैसे तैयार करोगे? हाँ, तो आप चाहते हो बिल्कुल एक तरह से आप निष्ठावान हो, क्या आप किसी तरह से, हाँ, आप एक तरह क्या हो, आप एक तरह से निष्ठावान, बिल्कुल बिल्कुल आप चाहते हो किसी तरह भेदभाव ना करें, बिल्कुल अपने कर्तव्य को निभाओ, ठीक है, तभी आप गुड इंस्ट्रक्टर या फिर ट्रेनर, क्या कहते हैं, टीचर आप बन सकते हो, ठीक है। बाकी ये ट्रेडिशनल हो गया, फैशन के साथ, ये होगा बाद में होगा, पर आपको सबसे पहले तो अपने कर्तव्य को समझना चाहिए ना, आपको क्या करना है, क्या चीज नहीं करना है। इसके बाद जो भी मेथड आप यूज करना है कर सकते हो अपने ट्रेडिस को करने के लिए, तो सबसे बेस्ट आपको ये होना चाहिए, आप अपने कर्तव्य के प्रति समझो, ठीक है। फिर इसमें से अगला क्वेश्चन ये पूछा गया आपका कि निम्नलिखित में से जो भी आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आपका टीचिंग स्किल के लिए है आपका? इससे जो आपका टीचिंग लेट्स है, टीचिंग स्किल से, टीचिंग स्किल से जो टीचिंग स्किल से रिलेटेड है, तो क्या आपका है? ब्लैक बोर्ड, या क्वेश्चनिंग, या फिर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग? तो टीचिंग स्किल से क्या चीज संबंधित है इसमें? क्या हो जाएगा इसका? ऑल द अबव, ऑल ऑफ दी, ऑल द। हाँ, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको बोर्ड भी चाहिए, ठीक है, आप क्वेश्चन भी करते हो, ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद जब बच्चों के सामने जो ट्रेनिंग आपसे प्रॉब्लम पूछेंगे तो उसके प्रॉब्लम के आप सॉल्व भी करोगे, ठीक है। तो टीचिंग स्किल क्या, ये जो भी स्टेप है सारे सही है, इसके ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। अब चाहते ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो टीचर है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए? इंस्ट्रक्टर आइडियलिस्टिक ये आएगा सर। हाँ, तो जो टीचर है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? बिल्कुल आइडियलिस्टिक होना चाहिए, बिल्कुल आदर्शवादी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अभी जैसे ट्रेनिंग बहुत सारे क्लास में, ठीक है, तो एक के साथ किसी अलग तरह से बिहेवियर कर रहा हो, दूसरे के साथ किसी अलग तरह से बिहेवियर कर रहा, तो इस टाइप से उसके अंदर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सबके साथ एक जैसे बिहेवियर करना चाहिए, सबको क्लास को मोटिवेट करना चाहिए, साथ भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसको कैसा होना चाहिए? आइडियलिस्टिक होना चाहिए उसको, बिल्कुल परफेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि एक छात्र है, ठीक है, एक आपका ट्रेनिज है, चाहे स्टूडेंट है, वो टीचर की कौन से प्रॉपर्टी को, कौन से गुड को, कौन से उसके आदत को पसंद करता है, कौन सा आदत को पसंद, ठीक है। तो सबसे पहले आप मान लो आप एक तरह से ट्रेनिज हो, ठीक है, आप अपने डाउट को सर से पूछने गए, हाँ, आप अपने डाउट को क्या करेंगे, सर से पूछने गए, और सर को उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो एक तरह से क्या आप भी डाउट में रहोगे, और टीचर भी क्या पता आपको बता रहा है, तो उसको एक तरह से डाउटफुल है। सबसे पहले तो उसको सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ उसे फ्रेंडली होना चाहिए, कि जो भी ट्रेनिंग से पूछने आ रहा है उससे डरे ना बिल्कुल भी, ठीक है, अपने टीचर से बिल्कुल एक फ्रेंड के नाते पूछे, कोई भी डाउट वगैरह है तो एक फ्रेंडली बिहेवियर करे हर किसी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले उसके सब्जेक्ट के विषय में अच्छे नॉलेज हो, फिर वो उसका जो रिलेशनशिप है ट्रेनिंग के साथ एक तरह से फ्रेंडली होना चाहिए,
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि जो आपका टीचर है, ठीक है, तो सबसे अधिक कब सीखता है आपका, सबसे मोस्टली लर्न कब करता है वो? जब छात्र के रूप में होता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग। बी नंबर। तो हम कहते हैं ना कि जितना आप पढ़ाओगे उतना आप सीखोगे, ठीक है। ये इसलिए कहा जाता है जितना आप पढ़ाओगे उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। पीयूटी आप एक साल पढ़ा रहे हो, पीयूटी अगर फिर आपको अगले साल पढ़ाने के लिए मौका दिया जाए कि आपको अगले साल भी पढ़ाना है, अगले साल भी पढ़ाना है, तो एक तरह से क्या आप बार बार चीजों को रिपीट कर रहे हो, तो जितने भी मेथड है, जितने भी प्रिंसिपल है, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप उस चीज को बेटर तरीके से समझा सकते हो। तो जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप अच्छी तरह से सीखते जाओगे। आप खुद पढ़ाओगे तो बेटर सीखोगे, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, आप जब ट्रेनिंग दोगे तो उस टाइम पे आप बहुत अच्छा सीख सकते हो ट्रेनिंग के दौरान। फिर अगला क्वेश्चन ये है कि क्लास में क्या जो टीचर है आपको पढ़ा रहा है तो उसकी वॉइस, उसकी आवाज कैसी रखनी चाहिए, उसका जो पिच होता है, आवाज जो बोलता है वो, उसकी आवाज कैसी होनी चाहिए? क्या हमेशा ऊंचा बोलना चाहिए या लो बोलना चाहिए या फिर मीडियम बोलना चाहिए या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी ज्यादा, कभी तेज, कभी नॉर्मल, सारे उसे यूज करने चाहिए। तो उसको क्या करना चाहिए, जैसे सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग उसे बोलना चाहिए। कभी तेज बोल सकता है वो, कभी धीरे बोलेगा, या फिर देखेगा तो कभी नॉर्मल यूज करेगा, ठीक है। तो देखेगा कभी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपने आवाज को क्या करेगा, मॉड्यूलेट करता रहेगा वो, ठीक है, कि कभी आगे करना है, कभी तेज करना है। फिर ये क्वेश्चन एक भी और आपका है कि डॉक्टर मोलकर जो है किस देश के साइंटिस्ट थे आपके, साइकोलॉजिस्ट किस देश के साइंटिस्ट? आपको जापान के थे, अमेरिकन के थे, जर्मनी थे, या फिर सभी के थे? तो कहाँ के थे आपके लिए? अमेरिकन सर। अमेरिकन। तो ये आपके थे अमेरिकन के। कोई बताएगा जो ये थॉर्नडाइक और स्किनर थे, ये कौन से देश के थे साइंटिस्ट? थॉर्नडाइक और स्किनर ये भी आपके अमेरिकन ही थे, ठीक है। सर। और पाउलो की बात करें तो पाउलो आपके कौन से देश के साइंटिस्ट थे? जर्मन सर। रशिया। ठीक है। सर। हाँ, तो आपके पाउलो तो रशियन थे। अगर हम बात करें गेस्टाल्ट जो शब्द था, जो या फिर कोहलर के बारे में बात करें तो कोहलर हमारे कहाँ थे? वो हमारे जर्मन के थे, ठीक है, वो हमारे जर्मन के थे। क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है। फिर आपसे इसमें ये पूछ लिया है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका बिजनेस एजुकेशनल का एग्जांपल है? सोशल, इनफॉर्मल एजुकेशन या फिर फॉर्मल या फिर नॉन ऑफ दीज? बिजनेस एजुकेशनल का कौन सा एग्जांपल है? इनमें से कोई नहीं सर। एजुकेशन क्या होगा का उदाहरण है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल सर, फॉर्मल। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मल एजुकेशन। बिजनेस एजुकेशन में भी आपको एक तरह से टाइम से बुलाया जाता है, टाइम से पढ़ाया जाता है, वो भी आपका एक तरह से क्लासरूम वाला ही एजुकेशनल है, ठीक है। तो आपका किस में आएगा? फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है इसमें कि आपका जो बिजनेस एजुकेशन होता है उसका फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। तो एजुकेशनल का फंडामेंटल इसमें जो आपके बेसिक एलिमेंट जो होते हैं ना, वो बेसिक एलिमेंट इसमें से कौन सा नहीं है? नॉलेज नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, स्किल नहीं है या फिर मेमोरी नहीं है। तो आपका जो एजुकेशनल है उसका जो बेसिक एलिमेंट है इसमें से कौन सा नहीं है? स्किल नहीं है सर। स्किल नहीं है। और कोई? मेमोरी सर। ठीक है, तो इसका क्या आपका मेमोरी नहीं, नॉलेज भी आपका, एटीट्यूड भी है और स्किल भी है, ठीक है। जो आप अगर बात किया जाए, आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, क्या सा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो वहाँ पे 3 पे कॉग्निटिव पे बात किया गया था, उसमें साइकोमोटर पे बात किया गया था और आपके अफेक्टिव पे बात किया गया था। जो आपके वो थे नॉलेज, हाँ, जो आपके कॉग्निटिव स्किल था वो किसमें था? आपका नॉलेज में था। जो आपका साइकोमोटर था वो आपका स्किल में था, और जो आपके अफेक्टिव स्किल थे आप किसमें थे? एटीट्यूड में थे। ये तीनों आपके एजुकेशन से रिलेटेड थे, ठीक है। तो आप वहां से भी समझ सकते हो, ये 3 वहां पे आएंगे। जो आपको पहला ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 1956 में बना था वो आपके नॉलेज पे था, और जो आपका दूसरा बना 2001 में उसमें लगभग तीनों को इंक्लूड किया गया। उसमें आपका अफेक्टिव भी आया उसमें, और आपका साइकोमीटर भी आया, और फिर आपका कॉग्निटिव स्किल भी आया था उसमें। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अब इसमें ये पूछ रहा है आपका स्किल के कौन सा एलिमेंट या फिर कंपोनेंट नहीं होते हैं स्किल के? इंटरेस्ट। तो मैं बता दूं स्किल का आपके एलिमेंट कौन सा? वर्कमैनशिप भी होता है, ठीक है, एक्यूरेसी भी होता है और टाइम भी होता है। आपका क्या नहीं होता? इंटरेस्ट नहीं होता। हम स्किल का पहला क्वेश्चन यही था ना कि स्किल किसे कहते हैं? तो आपके कार्य करने की जो एफिशिएंसी होती है हम उसको स्किल कहते हैं, यानी मिनिमम टाइम, मैक्सिमम वर्कमैनशिप, और आप क्या किसके साथ करते हो? एक्यूरेसी के साथ करते हो। ये तीनों आपके एलिमेंट आ गए, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम आपका वर्कमैनशिप
और अपने काम को कैसे कर रहे हो, बिल्कुल एक्यूरेट और एक्यूरेसी के साथ कर रहे हो, ठीक है। ये तीनों आपके एलिमेंट है, इंटरेस्ट आपका स्किल का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है अब यहाँ पे है कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, शुड बी, टीचर को कैसा होना चाहिए, शुड बी कैसा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, कर्मठ होना चाहिए, समनिष्ठ होना चाहिए। टीचर को कैसा होना चाहिए? ईमानदार सर, ए बी वाला आएगा सर, बी कर्तव्यपूर्ण सर। हाँ ठीक है, क्या होना चाहिए? ये तो सारे सही लग रहे हैं। सही में नहीं से एक सर, तो बी। चीज और होना तो सब रुचि है, पर आप फिर आपको अगर एक सेलेक्ट करना है तो एक के साथ किसके साथ जब बिल्कुल एक होता है ना, एक होता है शुड भी होता है, एक होता है मस्ट भी होता है, और एक होता है कुड भी होता है। तो इसलिए मैं बात कर रही हूँ तीनों चीज आएगा आपका, तीनों चीज है पर अलग अलग टाइम पे। शुड भी की बात कर रहा है, शुड भी की बात कर रही हूँ, तो क्या चीज आएगा इसमें? ड्यूटी वाला आएगा सर, सर कर्तव्यपूर्ण आएगा बी। क्योंकि जो हमारे नॉलेज होते हैं ना तीन टाइप का होता है, एक होता है हमारा कुड भी, एक होता है मस्ट भी, एक होता है शुड भी। तो यहाँ पे शुड भी के बारे में बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें कर्तव्यपूर्ण आएगा सर। ये आवश्यक है, ये होना ही चाहिए, उसके पास अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, ठीक है। बाकी ईमानदार अगर ये ईमानदार आपका कुड नॉट में आ सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसके ऊपर है, ठीक है। ये तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड है। पंचुअलिटी उसके साथ होनी चाहिए आपका, उसमें एडिशनल नॉलेज में आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपका बेसिक होता है, एक तो मस्ट भी होता है, एक आपका शुड भी होता है, एक आपका कुड भी, हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, उसके ऊपर सर डिपेंड। मस्ट, सर मस्ट में क्या आएगा फिर? मस्ट में भी ऊपर देखा था हमने, ऊपर कि उसको क्या होना क्या सर? चाहिए, एक तरह अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन देखा था इसका, याद है किसी को? अभी ऊपर 2-3 क्वेश्चन पहले हमने देखा था, वो उसको था कैसा होना चाहिए? ड्राइवर वाला। हाँ वो उसको- ड्राइवर। और नहीं, उसको भी मैंने ऊपर देखा था, आदर्शवादी आया था ना आपका, आइडियलिस्टिक जो आया था आपका, आदर्शवादी बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे ऐसे नहीं पूछेगा आपको, मतलब आपको एक तरह से खुद समझना है आपको, ठीक है। अपने आप को खुद एक समझना है कि किस में आएगा आपका, ठीक है। शुड भी आ सकता है, कुड भी आ जाएगा, तो कुड भी में आपका ऑनेस्ट ईमानदार भी हो सकता है, कुछ नहीं होते तो सारे टीचर ईमानदार होंगे नहीं आपके, ठीक है। वो तो वैकेंसी निकाल दिया, उसका हो गया क्लियर, तो ईमानदार है नहीं है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और कुड में भी आ जाएगा, शुड में भी नहीं आएगा ना वहां पे फिर आपका, ठीक है। तो इसमें भी आपको देखना है, ऐसे थ्योरी जो पढ़ोगे तो सारे आएंगे उसमें, आपका ऑनेस्ट भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो सारे आएंगे। और आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग कौन सा सही देखना है तो आपको देखना है, ठीक है। फिर आपसे ये पूछा जा रहा है जो वर्ल्ड टीचर डे होता है सेलिब्रेट कब किया जाता है? 5 सितंबर। ए सर 5 सितंबर 5। ये 5 क्या आता है? 5 सितंबर को किया जाता है। यस सर। अक्टूबर। यस सर। ये देख लो किसके बारे में बात कर रहा है, वर्ल्ड टीचर डे की बात कर रहा है, इंडिया के टीचर डे के बारे में बात नहीं कर रहा है। क्या होगा इसका? सर 5 सितंबर ही होगा। क्या होगा? 5 सितंबर। कमेंट बॉक्स में कर दो, बहुत आवाज आ रही है, आवाज बोलो फिर अपने आप को म्यूट कर लो। क्या हो जाएगा? 5 सितंबर। 5 यहाँ पे सितंबर। देख लो, अभी भी सही नहीं हो रहा, तभी मैं कह रहा हूँ क्या होगा, सेलिब्रेट क्या होगा? 5 अक्टूबर। ठीक है। तो 5 वर्ल्ड टीचर डे हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को मनाते हैं। क्या मनाते हैं? 5। वर्ल्ड है। ठीक है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का आएगा आपका 5 सितंबर को आएगा, ठीक है। तो एक वर्ड आपका, ये कौन सी थ्योरी है पता है किसी को? पता है सर। कौन सी थ्योरी है? क्लासिकल कंडीशन रिस्पांस थ्योरी। तो ये आपकी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसके पास पहले क्या हुआ था? अनकंडीशनड स्टिमुलस रखा गया था, ठीक है। कैसा रखा गया था? अनकंडीशनड स्टिमुलस रखा गया था। इसके वजह से इसके पास ऑटोमेटिक क्या हो रहा था? रिस्पॉन्स दे रहा था। इसे किसी तरह से सोचना नहीं पड़ रहा था, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देना इसने स्टार्ट किया। अब क्या हुआ? अब देखा गया कि खाना इसके सामने नहीं रखा गया। अब इसके सामने क्या हुआ? एक नेचुरल, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल, क्या? एक आर्टिफिशियल, ये आपका क्या हो गया? नेचुरल स्टिमुलस हो गया। ये आपका क्या है? ये आपका आर्टिफिशियल या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस इसके सामने रखा गया, यानी घंटी बजाया गया, तो इसका किसी तरह से रिस्पॉन्स नहीं आया। अब तीसरे केस में ये देखा गया कि हम इसके पास नेचुरल स्टिमुलस यानी खाना लेके आए, उसके साथ साथ हम क्या लेके आए? आर्टिफिशियल स्टिमुलस लेके आए। हम दोनों को अटैच कर दिया, हमने इसकी आदत पड़ा दी। क्या कर दी? हमने आदत पड़ा दी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसके लिए यूज करते हैं? तो आदत बनाने के लिए। किसके लिए? हैबिट बनाने के लिए यूज करते हैं। अब हमने क्या किया? खाने को घंटी के साथ हमने इसकी आदत बना दी। अब अगले केस में क्या हुआ? कभी कभी आपसे ये भी पूछता है कि कंडीशनड स्टिमुलस क्या चीज है? तो कंडीशनड स्टिमुलस आपका क्या है? बेल है, जो आपकी घंटी है ना। ये आपका उस दिन शायद आपको याद होगा, ऋतु मैंने ये क्वेश्चन दिया था उस वाले पेपर में, ठीक है। कंडीशन स्टिमुलस में क्या चीज आपका? तो बेल है यहाँ पे। और कंडीशन में क्या आपका? खाना है, ठीक है।
आपका नेचुरल आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या है, आपका घंटी है। और फिर आपसे ये पूछ लेता है कि आपका ये नेचुरल स्टिमुलस क्या आपका, तो खाना हो गया। फिर अनकंडीशनड आपसे पूछ लेता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या हुआ, हमने यहाँ पे कंडीशनिंग कर दी। क्या कर दी हमने, कंडीशनिंग कर दी, यानी कि उसे आदत पड़ा दिया हमने कि खाने के साथ हमने घंटी बजाना स्टार्ट कर दिया। अब अगले केस में क्या, उसने घंटी बजाया तो जो रिस्पॉन्स वो पहले खाना दे के कर रहा था, अब वो वही रिस्पॉन्स वो घंटी के बाद सुन के करना उसने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, ये आपके हैबिट को बनाता है। अब आगे आपका वही क्वेश्चन जब जब वही पूछ रहा था कि टीचर डे इंडिया में कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब किया जाता है, सितंबर 5। 5 सितंबर को किया जाता है। अब ये वाला थ्योरी का जवाब दो, ये आपका कौन सा प्रिंसिपल कहता है? ये सर ए है, फ्रॉम नाउ टू नाउ। कौन सा थ्योरी है? अच्छा थ्योरी सर, ये कौन सा, और ये आपका कौन सा प्रिंसिपल है जो हम लर्निंग में यूज करते हैं? क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है सर। क्वेश्चन दिख रहा है किसी को? दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ अब दिख रहा है। कौन सा प्रिंसिपल आपसे कहता है कि जो पहले पढ़ाया गया है, ठीक है, जो पढ़ाया जाए वो छात्रों की योग्यता, उसकी एबिलिटी और उसके इंटरेस्ट के अनुकूल होना चाहिए, और उसके पश्चात जो चीज नहीं जानते हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सर सी आएगा। क्या आएगा इसका? क्या आएगा? ए आएगा, ए आएगा सर। सर नोन टू अननोन। हाँ सर ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा सी सर। आएगा सर। तो मैं बता दूं आपको, ये वाला अभी ऊपर पढ़ा था हमने। ये वाले में क्या था, जो ट्रेनीज जो चीज जानते हैं उसको आधार बनाकर जो चीज नहीं जानते हैं उसको सिखाया जाता है। वो किसमें था आपका, नाउन टू नाउन में, यानी जो चीज जानते हैं उसको बेस बनाया जाए, उसको आधार बनाया जाए, और उसके अकॉर्डिंग उसी के आधार पर जो चीज वो नहीं जानते उसको सिखाया जाए। और ये थ्योरी आपकी कुछ अलग कह रही है। ये थ्योरी ये कह रही है कि पहले वो पढ़ाया जाए जो बच्चों के एबिलिटी के अनुसार हो, जो उनपे इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। किसमें? वो चीज पढ़ाया जाए जो बच्चों की एबिलिटी हो, जिसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है। इसके बाद उन्हें लॉजिकल चीज बताया जाए। यहाँ पे देखो क्या बता रहा है आपका, लॉजिकल ऑर्डर टू द सब्जेक्ट मैटर, यानी सबसे पहले क्या चीज बताया जा रहा है उन्हें, जो चीज इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो चीज वो जान रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद किस पे फोकस किया जा रहा है, उसके बाद लॉजिकल ऑर्डर पे फोकस किया जा रहा है। जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसके लॉजिक, यानी कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, बेसिक चीज बताते हो जो उनको पता है, जो उनकी एबिलिटी है, जो उनका इंटरेस्ट है। उसके बाद आप लॉजिकल चीज बताते हो, लॉजिक के साथ बताते हो। फिर आपका किसमें आ गया, आपका सी में आता है साइकोलॉजी टू लॉजिकल में। साइकोलॉजी में क्या है, जिनके इंटरेस्ट है, जिनकी योग्यता है, जो चीज समझते हैं उनके बारे में पहले वो चीज पढ़ाओ उनको। ये चीज आपका कंप्लीट हो गया, तब उनको लॉजिकल बातें बताओ। पहले आप लॉजिकल चीज नहीं बता सकते, सबसे पहले उनकी इंटरेस्ट, उनकी योग्यता, उनकी एबिलिटी के अनुसार उन्हें बता दो। ये सब बताने के बाद एक तरह से आप लॉजिकल चीज उन्हें बताना स्टार्ट कर दो। तो आपका किसमें आता है, आपका सी में आता है। इसमें क्या था आपका, जो चीज बच्चे जानते हैं उनको आधार बनाओ, उनको बेस बनाओ, और उस बेस के आधार पर जो चीजें वो नहीं जानते हैं फिर उस चीज को आप बताओ उनको। आपका ये था, ठीक है, क्लियर है? जी सर। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका तो जवाब आप आराम से दे दोगे। जो आपका डेलकॉन एक्सपीरियंस है उसमें हाई एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे होता है, वर्बल सिंबल पे होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे होता है, या फिर आपका इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस पे होता है, या फिर आपका वर्बल सिंबल। हाँ, तो ये आपका हो जाएगा वर्बल सिंबल पे हो जाएगा। क्यों? ये हाई एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बात करें, जहाँ पे हम आइडिया ज्यादा लगाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप देखा जाए तो वर्बल सिंबल, यानी कि जहाँ पे हमें नॉलेज कितना % मिलता है, 10% मिलता है, और डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस पे कितना मिलता है हमें, करीब 90% के आसपास मिलता है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ज्यादा अनुमान लगाते। हाँ, अगर आपसे ये पूछ लेता है टेलकॉन एक्सपीरियंस का मेन आधार क्या है, तो फिर आप किसके साथ जाते हैं, डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं। आपसे ये पूछ लेता कि लो एब्स्ट्रैक्ट कहाँ पे होता है, तो डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस होता है। पर यहाँ पे इसने पूछा, या फिर आपसे ये पूछ लेता कि कंक्रीट कहाँ पे होता है, तो आपका होता है डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस पे। पर यहाँ पे ये कह रहा है एंगल कहाँ पे ज्यादा होता है, किसका एंगल, एब्स्ट्रैक्ट का, जहाँ पे हम आइडिया ज्यादा लगाते हैं। तो आपका किसमें होता है, वर्बल सिंबल में होता है, ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आज के पेपर के लिए इतना ही है। ये बाकी अभी मैंने अभी तैयार किया, अभी 10 मिनट पहले ही। कुछ ऑप्शन शायद इसके गलत भी हो गए होंगे, अब आंसर बनाने में देख लेते हैं क्या जाए इसका, ठीक है। इसका क्या आएगा, किस पे गोला करूँ मैं, कोई बताएगा? मोटरसाइकिल किस में जा रही है, मोटरसाइकिल किस में जा रही है आपकी, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे, और यहाँ पे, और कहीं और नहीं है सर। ओके,
चलो हो गया सबमिट, ठीक है। स्कोर देखना है क्या? देखना है सर। Yes, sir. बिल्कुल। देखना है सर। तो स्कोर क्या आ गया? यहाँ पे स्कोर देख सकते हो, ठीक है। बटा सर। Congrats. हाँ, इसमें 22 क्वेश्चन थे आपके, 2-2 नंबर के थे। आपका पहला क्वेश्चन ये था कि सर इसका efficiency- पीडीएफ मिल सकता है? हाँ, इसका मैं लिंक डाल दूंगा, आप टेस्ट दे सकते हो उसमें, ठीक है। मैं ग्रुप में डाल दूंगा, चाहे इसका वीडियो जब होगा वहां पे भी डाल दूंगा मैं, उसमें आप दे सकते हो, पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहला ठीक है। क्वेश्चन हमारा यही था कि कार्य करने की एफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? स्किल बोलते हैं। दूसरा था कि टीचिंग एलिमेंट के लिए सबसे बेस्ट रिलेशनशिप क्या होता है आपका? टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है। तीसरा क्वेश्चन था कि फैमिली मीन्स क्या होता है, यानी फैमिली में कौन सा एजुकेशन दिया जाता है? तो फॉर्मल एजुकेशन। चौथा क्वेश्चन ये आपका कि जो आपका ऑर्गेनाइजर है तो आपको यूजफुल कौन से मेथड्स आपको सिखा सकता है, ठीक है, लर्निंग करा सकता है, तो कौन सा आपका? एडवांस ऑर्गेनाइजर के माध्यम से, ठीक है। फिर आपसे ये बताया एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या होता है? वो उसका एक मेथड होता है अलग से है, ये उतना हमारे सिलेबस में है नहीं। उतना ऑर्गेनाइजर कुछ एडवांस तरीके से आपको समझा सकता है इसमें, ठीक है। फिर ये वाला थ्योरी और गौरव, वो जो मोरकेल था उसने क्या किया था? ऑर्कल का कुछ उसका आइडिया नहीं है मुझे इसका प्रॉपर, पर साइकोलॉजिस्ट में है उसका, हमारा जो साइकोलॉजी चैप्टर में है ना उसका थोड़ा बहुत उसमें जिक्र है उसमें, ठीक है। फिर हमने ये देखा था ये प्रिंसिपल क्या था, जिसमें आप जो पहले से सीखे हुए उसको आधार बना के, उसको बेस बना के आपको अलग चीजों को जो आप नहीं जानते उसको बताया जाता है। तो ये आपका नाउन था। इसमें क्या था, जो आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप मन लगाते हो, जो चीज आप सीखते हो उसको बताया जाता है। उसके बाद आपके लॉजिकल चीज को बताया जाता है। पहले आपको आसान चीज बताया जाएगा, फिर आपको हार्ड चीज बताया जाएगा। पहले आपको जनरल बातें बताई जाएगी, फिर आपको बातों का मेन चीज बताया जाएगा उसमें, ठीक है, पूरी कहानी बताई जाएगी आपको। फिर इसमें क्या था आपका, जो आपका टीचर उसकी बेस्ट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? सबसे बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, सबसे पहले उसको टीचर जो उसका सब्जेक्ट है, मैटर है, उसको उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा था कि जो आपका जो टीचर है, आप टीचर के लिए कैसे तैयार होगे? आप अगर निष्ठावान हो तो आप बेस्ट टीचर के लिए सेलेक्ट किए जाओगे। फिर इसके बाद ये है कि स्किल, ठीक है, आप टीचिंग स्किल के लिए कौन कौन से एलिमेंट है जो रिलेटेड है, टीचिंग स्किल से रिलेटेड है, तो आपका सभी होता है, बोर्ड भी होता है, आप क्वेश्चन भी पूछते हो, प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हो। फिर अगला क्वेश्चन ये था टीचर की बिहेवियर कैसे होना चाहिए? टीचर की बिहेवियर बिल्कुल आदर्शवादी होना चाहिए, कैसे आइडियलिस्टिक होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। एक टीचर जो छात्र है अपने टीचर को कैसे पसंद करेगा? जब टीचर को अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा तो उसको पसंद करना स्टार्ट कर देगा। इसमें अगला क्वेश्चन ये था कि एक शिक्षक अधिक कब सीखता है, बेटर कब सीखता है? जब टीचर बार बार चीजों को प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ट्रेनिंग के दौरान क्या करता है, बेस्ट चीजों को समझता है, क्योंकि उस टाइम पे खुद करता है वो, ठीक है। तो इसके बाद में कि कक्षा जो आप टीचर है क्लास में आपको पढ़ा रहा है तो उसका एक तरह से वॉइस है, उसकी आवाज है कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल मॉड्यूलेट करना चाहिए, कभी उससे ज्यादा बोलना चाहिए, कभी तेज, कभी नॉर्मल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन था कि डॉक्टर मॉर्कल जो थे साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट, तो कौन से देश के थे? ये आपके अमेरिकन थे। इसके अलावा आपके बीएफ स्किनर हो गए, थॉर्डॉइक हो गए, ये भी आपके अमेरिकन ही थे। और साथ ही साथ जो आपके पॉलर थे आपके रशियन थे, और जो आपके कॉलर थे ये आपके, ये कहाँ के थे कॉलर? हाँ जी, कॉलर कहाँ के थे? जर्मनी के थे। जर्मन के सर। हाँ, तो कॉलर आपके जर्मन के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये था कि सर हाँ, एजुकेशन में कौन सा आपका बेसिक एलिमेंट नहीं होता? तो मेमोरी इसके नहीं होते, बाकी 3 चीज होते हैं। स्किल कौन सा एलिमेंट नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, वर्कमैनशिप। हाँ सर, जो जेस्टाल्ट में जो तीनों साइकोलॉजिस्ट थे वो तीनों जर्मनी के थे। हाँ, तीनों जर्मन के ही थे वो, पक्का? ठीक है। हाँ हाँ। कोई डाउट है सर आपको? उसके बाद ये टीचिंग डे, वर्ल्ड टीचिंग डे कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद ये, हाँ 5 अक्टूबर को, सॉरी, ठीक है। और फिर क्लासिकल कंडीशनिंग है। फिर जो टीचर डे जो इंडिया मनाते हैं कब मनाते हैं? 5 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। फिर ये लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था कि पहले आप कौन सी चीजें बताओगे जिसमें आपके जो ट्रेनी जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनकी जो एबिलिटी है, एबिलिटी के अनुकूल है, ठीक है। तो उनके जिनका एक तरह से जितना उनकी मेंटेलिटी है उसके हिसाब से पहले बता दो। वो चीज अगर आपका कंप्लीट हो गया तो याद है किसी को? 2-3 दिन पहले कर रहे थे इसको, उस दिन कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ सर।
इसको कर लेते हैं, फिर कल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी क्या होता है। कल छुट्टी नहीं है क्या? तीसरा पार्ट हम मंडे वाले दिन साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल होते हैं, लर्निंग के जो प्रिंसिपल होते हैं उसको देख लेंगे, फिर हमारी जो थ्योरीज है और साथ ही साथ क्या हमारे जो मोटिवेशन थ्योरी उसके बारे में 2-3 पार्ट उसके और हैं, ठीक है। सर सीपीडी वाला कब कराएंगे? सीपीडी सर उसमें एक आधा ही क्वेश्चन आता है उसका भी देख लेंगे, उसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं, उससे ज्यादा नहीं बनते क्वेश्चन। हाँ, उसका क्वेश्चन भी मालूम नहीं पड़ रहा सर, क्या बनेगा क्वेश्चन में? उसका क्वेश्चन ज्यादा बनता ही नहीं आपका, एक तरह से ओवरऑल है ना, पूरा कंप्लीट है, जितना भी उसके पहले जो 13 चैप्टर है आपके 13 चैप्टर उसके अंदर इंक्लूड है आपके। अच्छा, बताएगा नॉलेज क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। वो एक तरह से पूरा चार्ट शीट आपका, एक ओरिएंटेशन है आपका पूरा कंप्लीट हो। और सर मेरे को तो एक क्वेरी और था सर, एग्जाम कब तक एक्सपेक्टेड है? कुछ जुलाई में तो डेट होगा? नहीं आया, हाँ डेट तो आया ही नहीं, पर मान के चलो 20 जुलाई के बाद पेपर हमारे होंगे, कंफर्म है इतना तो। अच्छा ठीक है, ठीक है। ऐसे हाँ सर जैसे माइक्रो टीचिंग में वो जो उनके लेवल होते हैं वो तो 6 होते हैं सर, जो वो एलिमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं एक बार बताओगे? एलिमेंट उसके 3 हो जाएंगे, 3 एलिमेंट हो गए आपके, और 6 मतलब याद है? सर मैंने जी। कल नहीं ज्वाइन किया क्लास तभी। तो मैंने उसके वीडियो भी डाल दिया था, एक तो माइक्रो क्लास था आपका, एक और क्या था याद है किसी को, क्या क्या था उसका? माइक्रो लेसन था, एक माइक्रो क्लास, माइक्रो लेसन और एक और था। तीसरा क्या था याद है किसी को? माइक्रो क्लास, माइक्रो लेसन, और तीसरा क्या था? चल कोई ना सर, हम वीडियो देख लेंगे, आपने डाली तो। चलिए आप। ठीक है, तब ना हम नहीं, चलो मैं बता देता हूँ। तो आपके 6 स्टेप हो गए, क्या हो गया आपका? पहला हो गया प्लान, दूसरा हो गया टीच, तीसरा हो गया फीडबैक। इसको आप रिपीट कर देना, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक, आपके 6 स्टेप। हाँ सर, ये तो पता है सर, एलिमेंट नहीं आती मेरे को। हाँ, अगर कंपोनेंट आपको एलिमेंट के बारे में आते हो, माइक्रो क्लास हो गया, ठीक है, माइक्रो लेसन हो गया आपका, और फिर आपका कंपोनेंट स्किल हो गया, ठीक है। ये आपके 3 एलिमेंट हो गए उसका, ठीक है। बाकी उसमें आप एक बार देख लेना, चेक कर लेना। कंपोनेंट स्किल सर थर्ड, ठीक है सर। जी सर। बाकी ये नाम बदलते रहते हैं, नाम बदल के आएंगे, पर उनका मीनिंग लगभग निकल के यही आएगा आपका, ठीक है। नाम आप किसके लिए कुछ और मिल सकते हैं, पर उसका अगर मीनिंग आप निकालोगे ना ओवरऑल, तो आपका मीनिंग निकल के यही आएगा आपका, ठीक है। क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग मेंशन है। 2017 में क्वेश्चन आया था, द टेल द मेन फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग, उसमें था सर माइक्रो एलिमेंट, टीचिंग मॉडल, फीडबैक और ऑल ऑफ दी। क्या दोबारा बोलो सर? द टेल द मेन फीचर ऑफ माइक्रो टीचिंग। पहला ऑप्शन था माइक्रो एलिमेंट, दूसरा था टीचिंग मॉडल, और तीसरा था फीडबैक, और चौथा था ऑल ऑफ दी। ये सर 2017 में आया था ये क्वेश्चन, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। इसका तो सब होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका। तो ये कुछ और दिया था उसमें, ये ऑप्शन तो यही दे रखे हैं, मेन फीचर पूछा है, फीचर ऑफ माइक्रो। फीचर तो इसमें सब आ जाते हैं ना, फीचर एलिमेंट सब बस वही आपका क्या होता है। फीचर क्या हो गया आपका? एलिमेंट ही तो एक तरह से देखा जाए, फीचर्स की क्वालिटी, उसके एलिमेंट, बस उसके पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी चीज तो वही रहेगा आपका। आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछेगा वो, ठीक है। हाँ सर। तो चलो इसका स्टार्ट करते हैं, जिसको जवाब देना वो अपने आप को अनम्यूट करेगा और देगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जो आपका ILO होता है, ठीक है, तो इसका स्टैंड, इसका विस्तार रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आपका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। डी आएगा सर। तो इसका हो जाएगा आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सर। ठीक है। कोई बताएगा ये होता क्या है, ILO होता क्या है? कल पिछले लेक्चर में प्रेम सर ने बताया था इसके बारे में। जो हमारे लेबर, जैसे कि हमारे मजदूर सर, ऑर्गेनाइजेशन संस्था। तो लेबर मजदूर के लिए संस्था बनाया गया था, जिसमें उनकी कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसके वजह से जी सर, हाँ दूर कर सकते हैं। दूसरा आपका है कि इनमें से आपका CAI का फुल फॉर्म मीनिंग क्या होता है? CAI का पूरा नाम क्या है इसमें सबका, मतलब क्या है CAI का? कंप्यूटर असिस्टेंट। बी आएगा बी है सर इसका। A आएगा, B आएगा, असिस्टेंट आएगा, असिस्टेंट इसका बी आएगा सर। हाँ, तो इसका हो जाएगा आपका कंप्यूटर जी सर। असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आपसे पेपर में पूछ ले जाता है, ये आपके पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है, सब पूछिए, जी सर। ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे POT में पूछ सकता है। उसके बाद आपका SIDA का पूरा नाम क्या है?
तो क्या ऐसा आइडिया का? हाँ जी, दिया तो है सर आगे ये सामने। तो आप हाँ तो कोई नहीं, फिर भी आप इसका गलत भी हो सकता है। आपने आपको डेवलपमेंट अथॉरिटी हाँ, से। तो आप एक तरह से सिक्योर होना चाहिए ना, इसमें जरूरी थोड़ी है कि इसमें जो ये सही है तो सही ही होगा। आप अपने आप पे विश्वास करो ना, जो आप दे रहे हो सही होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो इसका क्या हो जाएगा आपका? स्वदेश इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आपको इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। जी सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है इसमें कि UNDP का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या है इसका? इसका पूरा नाम है सर यूनियन नेशनल। तूफान आने वाला, मुझे लगा तूफान आने वाला। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? UNDP। इसका पूरा नाम क्या है आपका? यूनाइटेड क्या है? यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। नेशन है, नेशन है, नेशनल है, नेशन है, नेशनल नेशनल है। क्या है सी इसका? वाला, नेशनल सी वाला। CID है। डी तो दिखाई नहीं दे रहा सर। हाँ अब देखो, दिख रहा है? हाँ सर, हाँ जी सर। सर। हाँ, तो इसका ये नेशनल नहीं आएगा, नेशन आएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जी सर। कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने आ जाएगा, नेशनल भी आ जाएगा और नेशन भी आ जाएगा आपका। ओके सर। इसका तो पता ही होगा, इसका भी बताना पड़ेगा मुझे। नहीं सर, NSQ का इसका नाम नेशनल स्किल नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क सर। फ्रेमवर्क। हाँ, तो इसका पूरा नाम है आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। अगर यहाँ पे C होता तो उसका पूरा नाम क्या होता? कमिटेड सर। हाँ, तो फिर आपका स्टार्टिंग की होता है आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, फिर हो जाता है आपका कमेटी हो जाता है आपका, ठीक है। कमेटी सर। NCVT का पूरा नाम क्या है आपका? नेशनल स्किल और वोकेशनल नेशनल स्किल, नेशनल स्किल काउंसलिंग काउंसलिंग वोकेशनल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग। बहुत से गीता तो स्किल लेके आ रही है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अगर यहाँ पे अगर E आ जाता आपका, NCVET आ जाता, फिर इसका पूरा नाम क्या होता? एजुकेशन ट्रेनिंग। एजुकेशन या फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? सर समझ नहीं। एंटरप्रेन्योर। ये आपका NCVT है, एक और होता है ना आपका NCVET होता है ना आपका एक। एंटरप्रेन्योर सर। एंटरप्रेन्योरशिप। कोई बताएगा कौन सी ईयर में आया था वो? NCVT। हाँ, कौन सी ईयर में आया था, याद है किसी को? जी, पूरा नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है क्या है? जी बोलो यार। NCVET, यहाँ पे बस E लगा लो, T से पहले आप E लगा लो, तो उसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो सर A से तो अप्रेंटिसशिप भी होता है। वोकेशनल एजुकेशन। E फॉर एलिफेंट, E की बात करते हैं। एलिफेंट। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आएगा, क्या आएगा बताओ यार, कोई तो बताओ। एंटरप्रेन्योरशिप। नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं है, कब आया था पता है किसी को? एजुकेशन नहीं पता। पता नहीं है किसी को? ओके, आज के लिए काम दे दूंगा ये कि पता करके आओगे? दे दो सर। एनसीवीटी सर। NCVT है 1956। क्या आएगा? 1956। सर ये तो NCVT के बारे में हाँ, मैं NCVT के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ NCVET। ये सर NCVT के बारे में बता रही है। वो आपका कब आया था? 1956 बोल रहे हैं सर। तो आप पता करके आना, आपको काम दिया जा रहा है, ठीक है। ये तो आपका NCVT है, इसका पूरा नाम ये है। दूसरा होता है आपका NCVET, उसका पूरा नाम क्या है और कब बनाया गया था, कब लॉन्च हुआ था? वो अक्टूबर में हुआ था, इतना बता देता हूँ मैं, अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। अब जूली में मांगी, जूली में बताएंगे, इतना बता दो अक्टूबर में आया था। अब बता लो 2018 में आया था, 17 में आया था, 20 में आया था, 2020 में आया था या फिर 2009 में आया था, ठीक है। 2009 में सर। जूली मैम सर वो शायद चली गई।
चलो ठीक है। सर 2014 में आया था शायद। 14 में आया था, तो भी मैं आपको काम है, मुझे नहीं लग रहा 14 में आया था, इतना मैं बता देता हूँ 10 अक्टूबर को आया था। बाकी देख लेना कौन से महीने में आया था, सॉरी महीना तो बता दिया मैंने, कौन से ईयर में आया था एक बार देख लेना, ठीक है। 2018। मैं कुछ नहीं बता रहा इसके आगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, STRIV यानी कि स्ट्राइव, इसका पूरा नाम क्या है आपका, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? शिव नारायण को कई बार बताया गया, जब जवाब नहीं देना तो अपने आप को म्यूट रखो, जब जवाब देना फिर अपने आप को अनम्यूट करो, फिर जवाब दे दो। तो स्पीकर खोल सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही किसी को? क्या होगा इसका? ABCD क्या होगा इसका ऑप्शन? CSC वाले तो बता देंगे इसका, तो ए होगा सर। सर बी होगा, स्केल स्ट्रेंथ फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू। क्या होगा इसका? ए सर। बी सर, बी। ABCD क्या होगा? ये स्केल, चलो दो चीज बता दो, स्केल स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथनिंग होगा, क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा, कंफर्म? यस सर। देख लो बस। तो मुझे तो लग रहा ए है इसका, ठीक है, बाकी आगे बार देख लेना, अगर स्ट्रेंथ लग रहा तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा फिर भी अच्छी बात है, ठीक है। फिर मुझे इसका लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए होगा, स्केल स्ट्रेंथिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू। अब तो यही मिलेगा सर। ऐसा थोड़ी है कि यही मिलेगा, गलत भी हो सकता है। यही मिलेगा सर, ठीक है। हाँ, अभी आपके NSTI में पढ़ते हो ना, तो NSTI का पूरा नाम तो पता ही होगा शायद, पता है? नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर। हाँ, ATI का पूरा नाम क्या है? ATI का सर एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर। एडवांस? ATI पूछा ना सर? हाँ, एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर, ATI। अभी आप क्या वो एक चीज और होता है इसमें, IOTI करके ऐसे कुछ करके है, तो उसका नाम क्या है? ITOT है ना, हाँ, तो उसका पूरा नाम क्या पता है किसी को? IOT। चलो अभी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वही आ रहा है, टेंशन है तो। अगला क्वेश्चन वही आ रहा है, ठीक है, अब इसका जवाब दो। IOT सर इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स सर, बी इंस्टीट्यूट। क्या होगा इसका? ABCD क्या होगा? इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग और ट्रेनिंग, और क्या होगा? क्या होगा इसका? डी होगा सर। डी होगा, कंफर्म? हाँ सर, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर। सर डी होगा, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ट्रेनर होगा, ट्रेनिंग होगा, क्या होगा इसका? ट्रेनर्स होगा सर, ट्रेनर्स। डी सर। हाँ, तो जो भी बच्चे कह रहे हैं कि डी होगा, मैं उन्हें बता दूं बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है, सही कह रहे, गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं सर, डी है। ट्रेनर का। तो हमेशा ध्यान रखना, ट्रेनिज के साथ बहुत से बच्चे जाते हैं, तो ट्रेनिज इसका गलत है, इसका ट्रेनर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? ट्रेनर हो जाएगा, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग और ट्रेनर, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पेपर में पूछ लेता है कि ITOT का पूरा नाम क्या है, क्लियर है? जी सर। कौन सी ईयर में आया था पता है किसी को? ये नहीं पता सर। सर पता है, 2012 में। 2012 में आया था? यस सर। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT। DGT तो पता ही 2012 में होगा। आया था। हाँ, DGT का पूरा नाम क्या था? क्या है इसका? डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग सर, जर्नल ऑफ ट्रेनिंग। एक और होता है, DGET होता है, उसका पूरा नाम क्या है? सर डायरेक्टर जनरल DG ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। हाँ, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ट्रेनिंग सर, ई का मतलब एम्प्लॉयमेंट। बताएगा जो DGT होता है किस मंत्रालय, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? सर श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है सर, ये श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है, देख लो एक बार। सही है सर, राइट है। लेबर में सर MSD के अंतर्गत आता है। बिल्कुल, मैं सर वही DGT कह रहा तो हूँ। श्रम मंत्रालय के पहले अंतर्गत। DGET जो था सर वो लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता था, फिर DGT जो हो गया वो MSME के अंदर आ गया। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, अभी आप शास्त्री किताब पढ़ रहे हो, मुझे दिख रहा है, ठीक है, उसमें भी आपको वही मेंशन है
कि जो आपका DGET आता है वो आपका किसमें आता है, लेबर एंड मिनिस्ट्री के, लेबर और एम्प्लॉय किसमें आता है आपका? हाँ जी, लेबर एंड वेलफेयर के अंदर था पहले, लेबर एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री। MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल लेबर, अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपका? श्रम क्वेश्चन में आपका आता है श्रम और रोजगार मंत्रालय, यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयबिलिटी जो होता है ना, एम्प्लॉयबिलिटी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगर DGT आपसे पूछ लिया जाएगा, DGT आपका उसमें नहीं आता, आपका श्रम में नहीं आता, आपका लेबर में नहीं आता, ये कुछ और में आता है। किसमें आता है? जब भी आप ITI के सर्टिफिकेट चेक करते हो तो सबसे पहले वही लिख के आता है पहले नंबर पे। याद है किसी को क्या नाम है? किसका सर? कौशल विकास। जी, MSDE। क्या आता है लिख के वहां पे, पता है किसी को? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आता है ना वहां पे, एंड एंटरप्रेन्योरशिप। क्या चीज आता है? एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSME। हाँ वही सर, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये आता है आपका DGT में आता है। DGET आपका अलग चीज हो गया, ये चीज आपका अलग हो गया। पहले इसका ये किसी अलग मिनिस्ट्री में आ रहा था, अब ये अलग मिनिस्ट्री में आ रहा है। कभी अलग हुआ था, कोई बताएगा? ये DGT कब आया था आपको? नहीं पता। कोई नहीं, आज काम दिया जा रहा है, कल आपको बताया जाएगा इसके बारे में कि किसमें आता है आपको। 2008। ये देखो अगला क्वेश्चन आपका बिल्कुल वही आ गया जो इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे सामने आके तैयार हो गया। ठीक है, इसका C हो जाएगा। ये देखो ये वाला क्वेश्चन आ ही गया, हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे सामने आ गया कि DGET जो होता है इसका पूरा नाम क्या? तो आपको तो काम भी खत्म हो गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग सर। ठीक है, तो इसका पूरा नाम है आपका डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ पेपर में आते कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, DGT आपका अलग हो गया, DGT आपका अलग हो गया था। ये सर DGT का पुराना नाम है ना सर? हाँ, ये पुराना नाम है। ठीक है, अब आपसे ये पूछता है कि ये आपका कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है आपका? तो ये आता है आपका लेबर, ये आता है आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इसमें। ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी एंड ट्रेनिंग के सर। हाँ, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन वही है आपका। जी सर। अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे DGET, तो आपका किसमें आता है? वो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में आता है आपका। ठीक है, पर ये बात कर रहा है यहाँ पे DGT के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? DGT के बारे में बात कर रहा है। तो ये आपका किसमें आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल। ये आएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना, अगर DGET आ रहा तो आप इसके साथ जाओगे, अगर DGT आ रहा तो आप इसके साथ जाओगे MSDE के साथ जाओगे। अगर आपको DGET आ रहा तब आप जाओगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट। अब शास्त्री के PDF पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा हुआ? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लिखा हुआ। बाकी आपका एम्प्लॉयमेंट भी नहीं लिखा हुआ ना, ये चीज कुछ मेंशन है नहीं वहां पे, बस उसमें क्या लिखा हुआ आपका? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर लिखा हुआ। ठीक है, तो मंत्रालय लिखा हुआ है क्या? शास्त्री वाली PDF में केवल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर तक ही लिखा हुआ है। वही तो मैं कह रहा हूँ, आपका बस मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ही लिखा, बाकी कोई मेंशन नहीं है। तो जब तक डिटेल्स मिलना तो फिर आप कंफ्यूजन में रहोगे, पेपर में आएगा तब ये लगाओगे पेज। ठीक है, तो डाटा आपके बदलते जा रहे हैं हर साल। आपकी जो निमी किताब आ रही है अपडेट करके क्यों आ रही है? कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे अपडेट आएंगे। टेक्निकल तो है नहीं, टेक्निकल में क्या जो हमने 70 साल पहले पढ़ा था आज के टाइम में पेपर में वही आ रहा। पर POT में ऐसा नहीं है, POT में आपका हर साल सिलेबस चेंज हो रहा है और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर में क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। निमी की जो बुक्स है ना सर, 2 बुक्स है सर, एक तो POT नाम से है और एक ट्रेनिंग है। हाँ, POT का अभी बना, आपका लेटेस्ट अभी बना है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है वो। अच्छा, अभी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी वाला है अपना, तो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी से आएगा ना? बिल्कुल, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी आपका 18 क्या 19 में आपका POT के नाम से आ गया, फिर दोबारा आ गया POT के नाम से। वो अभी वो किताब नहीं छपा है, बस उसकी PDF आई है अभी। जी मम्मी। उसकी किताब भी शायद अगले बैच वालों के सामने आ जाए। अब यहाँ देखो, ये आपका क्वेश्चन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कब आया था, इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप कब फाउंड हुआ था, कब हुआ था? हेलो, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, ये आपका आएगा 2014 में। ठीक है, अगर यहाँ पे होता है नेशनल ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे अगर नेशनल एक शब्द आ जाता
तो उसके साथ जाते फिर आपका 2015, दोनों आपका लगभग एक ही चीज है। पर ये क्या है, जो आप वो स्किल भारत का जब क्वेश्चन पेपर करोगे ना, तो दोनों में आपका 2015 ही मेंशन है, ठीक है। पर दोनों आपका 2015 में नहीं है, मिनिस्ट्री आपका 2014 में, और नेशन चाहे नेशनल आपका जो दूसरा वाला इसका पार्ट है वो आपका 2015 में है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। कोई बताएगा डेट क्या है, 2014 की तारीख क्या था उस दिन? कौन 2014 में तो आया था, पर कौन सी तारीख में था, पता है किसी को डेट? तो ये था आपका 14 नवंबर 2014 को, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन 14 नवंबर 2014 को आया था। और जो दूसरा आपका है क्या, नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, नेशनल पॉलिसी वाला जो था आपका दूसरा, वो आपका आया था 15 जुलाई 2015 को। कब आया था आपका? 15 जुलाई 2015 को आया था, ठीक है। ये आया था कब आपका? 14 नवंबर 2014 को। और आपका मिनिस्ट्री दूसरा जो था नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट, वो आया था आपका 15 जुलाई 2015 को आया था। क्लियर है? जी सर। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि अब जो आपका ये ERG होता है, थ्योरी जो है, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है इसका? सर डी वाला आंसर दिखाना। तो इसका पूरा नाम पता है किसी को? दिखाई नहीं दे रहा सर, डी वाला। डी वाला दिखाई नहीं दे रहा, ओके। अब क्या होगा इसका? सर डी है सर ए हाँ, तो जो भी आपका ये कह रहा बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? हाँ, इसका हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। जी सर। यानी आपका हो जाएगा एग्रीटेंस, रिलेटेडेंस, और फिर आपका लास्ट में आएगा ग्रोथ। तो मुझे नहीं लग रहा इतना डीपली क्वेश्चन आएगा, पर अब क्या पता बना ही दे। मुझे नहीं लग रहा इतना फॉर्म 2-4 आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इतना तो लग नहीं रहा मुझे। ये तो आप कर ही लोगे। एडी का पूरा नाम क्या आपका? एडी हाँ मॉडल। सर, एनालाइजिंग डिजाइन डेवलपमेंट, एनालाइज करना, फिर डिजाइन करना, फिर उसको डेवलप करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर उसका इवैल्यूएट करना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये हाँ ये क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा सकता है। हाँ सर। अगला क्वेश्चन ये है कि जो आपका LCD होता है, ये तो पता ही होगा। LCD आप ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। हाँ, ठीक है। आपका लिक्विड आपका एक होता है LCD होता है। LCD का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। हाँ सर, डायोड। एक होता है आपका LED नहीं, क्या नाम है? LCD हो गया आपका। एक होता है आपका, याद ही नहीं आ रहा नाम मुझे। LED नहीं, याद नहीं आ रहा। सर बाद में पूछ लेना जब याद आए, ठीक है। हाँ, LCD, सॉरी, LCD नहीं, LCD तो है ही है। LCD तो एक और आता है ना। LCD तो सर ने पूछा ही है। अरे LCD तो है, एक और नाम है। चलो याद LED होता है ना सर। LCD और DVD ना DVD नहीं है। अब मुझे याद नहीं है। आपका ये शॉर्ट एनालिसिस का, शॉर्ट का तो पता होगा आपको फुल फॉर्म क्या होता है? यस सर। एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब आपकी वीकनेस, और मतलब अपॉर्चुनिटी, और टी मतलब आपका थ्रेट्स होता है, ठीक है। ये पेपर में पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। WIM में M का तो पूरा नाम तो पता ही होगा। W पूरा नाम क्या है? मटेरियल, रिटर्न इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। बिल्कुल। तो W हो जाएगा आपका रिटर्न, I मतलब कंस्ट्रक्शनल, M मतलब मटेरियल। ये पेपर में पक्का है, इसमें से क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा, इतना तो कंफर्म है आपका, ठीक है। तो ये आपका M आ गया। पहले आपका W पूछा था, अब आपका M पूछ लिया। M मतलब आपका मटेरियल, ठीक है। अभी वाला हो रहा है। अब देखो I का पूछ लिया इसने, तो I का क्या आपका इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशनल है? इंस्ट्रक्शनल। तो आपका इंस्ट्रक्शनल, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? इंस्ट्रक्शनल है आपका, इंस्ट्रक्शन नहीं है आपका, ये इंफॉर्मेशन नहीं है आपका, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इंस्ट्रक्शनल है आपका। अब देखते हैं, बस इतना ही है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था ये। सर एक क्वेश्चन था 2017 में आया था, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ OHP कंपैरिजन टू LCD? ऑप्शन था कॉस्ट सेविंग, एनर्जी सेविंग, वर्सैटिलिटी और टाइम सेविंग। दोबारा से रिपीट करना, कौन किसमें कह रहे हैं आप? LCD और what is the biggest advantage OHP overhead projector comparison to LCD liquid crystal display? Cost saving, energy saving, versatility और टाइम सेविंग। सब होता है सर इसमें।
हाँ तो ये आपका जो आज के टाइम पे हम यूज कर रहे हैं ना, कैसे ये कर रहे हैं हम स्मार्ट, यानी कि हम एक तरह से मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो। ये आपका क्या है, एलसीडी वाला है, ठीक है। तो एलसीडी वाली मतलब पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, ये पूरा वीडियो भी डाल रखा है मैंने इसके ऊपर, पूरा कंप्लीट डायग्राम के साथ साथ, इसका आंसर टाइम सेविंग बुक में दिया है। हाँ, जो हमारी टीचिंग मटेरियल है, लर्निंग मटेरियल, इसके अंदर मैंने पूरा डायग्राम के साथ बताया इसमें कि आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर यूज करते हैं, जिसमें मल्टीमीडिया में क्या आता है, आपका एलसीडी आता है, इसमें आपका ऑडियो भी होता है, विजुअल होता है, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, ये पूरा सेमीकंडक्टर पे है। जबकि आपका ओवरहेड जो आपका ये प्रोजेक्टर है आपका नॉर्मल वाला, इसमें क्या है से प्रोजेक्शन, आपका ये स्मार्ट प्रोजेक्टर नहीं आपका, ये आपका विजुअल प्रोजेक्टर है, इसमें आपका ऑडियो वगैरह नहीं आता है, इसमें आपका एफिशिएंसी भी लॉस है, इसकी अपनी जो पावर कंजप्शन है वो भी इसमें जाता है, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रिकल का ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी कोई डाउट? नो सर। सर ये दोनों पीडीएफ मिल सकते हैं ना? हाँ मिल जाएंगे, मैं भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा क्लास हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर।